तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी के लिए सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ। एंड पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1885 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता की बात करते कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर स्वयं रखने और संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा आश्रम है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा गया 4 नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, कह रहे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो कह रहे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन की बात किया जाए तो भाग 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप लोग के ऐसे 5 टॉपिक ऐसा कौन कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा आप सभी के आने वाले एग्जाम में भी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फूल की बात किया जाए कि कौन सा फूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्त पुकारा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। इसका कारण होता है वे परासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरीनाम। सूरीनाम ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का ढांचा
तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा उसी का स्विट्जरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक अस्थायी होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अधिक अस्थायी होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे का 12 नंबर कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? फलों को कृत्रिम रूप से तो एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन गैस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर कौन जोड़ता है? तो बांग्लादेश और भारत हो जाए, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर की किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 16 नंबर की कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो ये बीट हो जाएगा। बीट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा की बात करें तो 7500 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपसे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब आप सभी के सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब आप सभी के चंद्र ग्रहण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले रोग की बात करें तो डायबिटीज होता है, डायबिटीज। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया वीनस फ्रीडम पुरस्कार पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आप सभी के मौलाना आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अलंकेश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रम दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का सितार के आविष्कार के लिए। तो आज के ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया, और इस क्लास के अंदर जीएस के साथ साथ जीके का भी प्रश्न लिया गया जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस हो जाएगा, जिसे कि परितारिका भी कहा जाता है। आइरिस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंचाई चढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब लोग ऊंचाई को चढ़ते हैं तो उनके वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब घटता है। क्या करने लगता है? वायुमंडलीय जो दाब होता है दोस्तों, वो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, यानी कि घटने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि आंख में जब प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है तो उसको नियंत्रित कौन करके रखता है, उसको अच्छी तरीके से नियंत्रित कौन करता है?
तो पुतली यानी कि नेत्र का तारा करता है, ठीक है ना, ठीक है, नेत्र का तारा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और आप सभी इस क्लास को एकदम एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न है कि कौन ये यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? कौन सी यंत्र है जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो हो जाएगा आपसे कि माइक्रोफोन, माइक्रोफोन हो जाएगा। आविष्कार एमिली बर्निल ने किया था, बर्लिनर ने जिसका आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ये कौन यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ये भी प्रश्न आप सभी को लग रहा होगा, अगर आप सभी को याद हो क्वेश्चन तो आप सभी को लग रहा होगा कि यार ये तो प्रश्न काफी ज्यादा सरल है, क्या ऐसा प्रश्न पूछेगा? तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिए और ध्यान से अटेंड कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल आप के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गर्मी सहन के लिए रंग बदलता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण देना है, यहां पर आपसे से पूछा गया है कि गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? यानी कि सारे मिलकर के किसके प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं? चुंबकीय प्रभाव आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? जब हम लोग तेल की बूंद को पानी पर डालते हैं ना, आप लोग भी ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा, या अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस क्लास के बाद, कि जब भी हम लोग पानी पर ना क्या करते हैं कि तेल की बूंद को डालते हैं तो पानी क्या होती है ना, फैलने लगती है। तो इसमें कारण क्या होता है? इसमें जो कारण होता है, जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है ना, अधिक होता है। जो जल का पृष्ठीय तनाव होता है वो अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है कि तेल जो होता है उसकी बूंदें जो होती है पानी पर पड़ती हैं, क्या होती है, होने लगती है, फैलने लगती है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर प्रश्न है। एंड अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए अपलोड किया जाए तो आपके पास क्लास सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? यानी कि जो भी द्रव होता है, द्रव की बात करें जब पानी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, तो उसका जो बूंद होता है ना, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, उसका जो बूंद होता है वो क्या होता है, गोलाकार ही होता है, चिपटा उपटा नहीं होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो चिपटा नहीं, वो सिर्फ गोलाकार ही होता है। आखिर क्यों होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण से क्या होते हैं, ये सारे गोलाकार के रूप आकार ले लेते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत बनाने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? यानी कि जब हम लोग पहाड़ पर रहते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जल जो होता है ना, कम तापमान पर भी उबलने लगता है। इसका कारण है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण से वहां पर जल कम तापमान पर भी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो कि मिश्र धातु का बना होता है, टीन और सीसा का बना होता है। किसका मिलकर के बना होता है? तो टीन और सीसा का मिलकर के बना होता है।
तो अगला प्रश्न है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है। जो बादल होता है वायुमंडल में क्यों तैरता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण ये क्या करते हैं कि वहां पर तैरते हुए नजर आते हैं बादल जो होते हैं वायुमंडल में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। मात्र 2 ऊतक कौन है जो कि खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाखून और कर्निया हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो द्रव की वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न की तोलन लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपकेंद्रण पर कार्य करता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बेरी होता है। विटामिन B1 कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है। तो अभ्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। यानी कि सबसे पहले प्रकाश की गति को मापने वाले की बात किया जाए तो रोमर हो जाएगा, रोमर। अगला प्रश्न साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है ना। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे ताकि गिरने से बच सके ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं। तो 3 होते प्रोटियम, ट्यूरेनियम और ट्रिटियम। अगला प्रश्न भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो बीज होता है। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया है। तो इंदिरा गांधी ने दी थी। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो भारत में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया ली गिलार्ड हो जाएंगी। अगला प्रश्न सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो बेंजीन हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष यादव थी। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है। तो नियंत्रित विखंडन होता है। अगला प्रश्न केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्था भारत में कहाँ पर है। तो आपसी के लेह में हो जाएगा। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। तो शुंग काल में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो कॉपर सल्फेट है। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो जिंक ब्लेड से होता है। चलिए अगला प्रश्न कि बॉल पेन का आविष्कार जॉन बॉन्ड्स ने किया था। बॉन्ड ने मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से बिलोंग करते हैं। तो फिजी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और आप सभी के रेलवे आरपीएफ से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्लास को अपलोड किया गया है जिसमें आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर भी अपलोड किया गया है। आप लोग नहीं देखे तो जाकर के इस चैनल के ऊपर आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।